ओके, रोहित कुशवाहा जी, आइए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। हमने उस दिन देखा कि आदिकाल की क्या पृष्ठभूमि थी और आदिकाल क्या था। हमने यहाँ पर कुछ चीजों को जाना कि आदिकाल में जो सामाजिक पृष्ठभूमि थी वो क्या थी। थोड़ा सा पीडीएफ से देखेंगे, मेरी एक मीटिंग थी जरूरी, उसमें थी, कल से वही 1:30 बजे ही होगी आपकी क्लास। सामाजिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत हमने देखा कि कई साधनाएं यहाँ पर प्रचलित हो रही थी। कई क्या हो रही थी, साधनाएं प्रचलित हो रही थी, और इन साधनाओं के प्रचलित होने से, इन साधनाओं के प्रचलित होने से यहाँ पर जो है आगे बात बढ़ी, जिसके आधार पर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि चीजें अलग तरीके से सुननी शुरू हो गई। ये जो हमारी यहाँ पर ये है आदिकाल वाली। आदिकाल में हम यहाँ पर देखेंगे कि इसके अंतर्गत रासो साहित्य आदि को किस तरीके से देखा जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा आज पीडीएफ से पढ़ाऊंगी ताकि चीजें ज्यादा जल्दी से कवर हो सके। समझाने के लेवल पर समझाई जाएंगी, कोई इश्यू नहीं, आप ये ना समझे। यानी कि आरंभिक काल के अंतर्गत इसे आदिकाल कहा जाता है। ये तो चीज समझ में आ गई। आदिकाल का मतलब जो शुरुआती काल है, जिससे पहले कोई काल नहीं था, यानी कि शुरुआती काल को क्या कहा गया, आदिकाल के नाम से जाना गया। अब हिंदी साहित्य के आरंभिक समय की रचनाएं साहित्य के विकास के अध्ययन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जो सबसे शुरू की रचनाएं हैं, सबसे शुरू की रचनाएं यानी कि एक प्रकार का आधार बनाती है। क्या बनाती है? एक प्रकार का आधार, यानी कि बेस बनाती है। इस आधार को बनाते हुए, इस आधार को बनाने के लिए ये रचनाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमें रासो साहित्य को, रासो ग्रंथों को पढ़ना अति आवश्यक है। अधिकांश आदिकालीन ग्रंथों का उपलब्ध ना होना, इसकी बहुत यहाँ पर जो आदिकालीन ग्रंथ है वो उपलब्ध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारी जो लिखी हुई चीजें थी, लिखी हुई रचनाएं गायब हो गई, है ना, रचनाएं। अब होता क्या है कि जब भी हम किसी चीज का लेखन करते हैं तो उस लेखन हुई चीजों में, उस लेखन हुई रचनाओं में बहुत सारी चीजें गायब इसलिए हो जाती हैं क्योंकि उनको प्रिजर्व करके नहीं रखा गया, उनको संरक्षित करके नहीं रखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी प्रमाणिकता में भी संदिग्धता है। यानी कि यहाँ पर अगर हम इसको देखें कि इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, भाई ये सही है गलत है। जैसे यहाँ पर जब आप रासो साहित्य का अध्ययन करते हैं, हमारे सिलेबस में हालांकि है नहीं, तो वहां पर कुछ इस प्रकार से बताया जाता है कि किसी महामानव की बात हो रही है, किसी महामानव की, कि भाई यहाँ पर बात करी जा रही कि एक ही डिग में कई हजार हेक्टेयर कोई लांग गया है। छोटा बच्चा पैदा होते ही इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। यानी कि बिल्कुल अप्रामाणिक या अप्रामाणिक बातें बताई जाती है जो नहीं लगता। हाँ, लेखन की परंपरा विशाल मैं अगली क्लास में करवाऊंगी। ठीक है, बिल्कुल। हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा आपका छूट गया है, वो बीच में एक टॉपिक था वो छूट गया है। ठीक है, उसको बताऊंगी। यहाँ पर काल निर्धारण में कोई सामंजस्य नहीं है, इस पर हम बात करेंगे। यहाँ पर डिबेट है। डिबेट क्या है कि भाई रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि आदिकाल कब था, रीतिकाल कब था, भक्तिकाल कब था। रामचंद्र शुक्ल के अलावा द्वारा अलग है। यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो किया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने काल निर्धारण किया है, वो अलग है। अभी हम उसकी भी बात करेंगे। यहीं पर हमारे जो है नगेंद्र जी, डॉक्टर नगेंद्र का अलग है हिसाब। और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने काल निर्धारण में सामंजस्य नहीं बिठा पाए हैं। ठीक है, यहाँ पर कठिनाइयों के साथ में साहित्य के विद्वानों, आचार्यों द्वारा व्यवस्थित धारणा बन लेना ही बहुत ही कुशलता का काम है। अगर वो ये कह रहे हैं, ये सब नोट करें या नहीं करो अनामिका, क्योंकि ये नोट है ऑलरेडी और ये पीडीएफ डल जाएगी आपको। चीजें समझने का बस प्रयास करो। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई इसका जो अध्ययन है, उसे अध्ययन को बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीकों से बताया, परंतु उसमें बस इतना ही ठीक है कि उन्होंने सामंजस्य बिठा लिया कि हाँ, हिंदी साहित्य में नाथ थे, सिद्ध थे, जैन थे। उसकी प्रवृत्तियों को उन्होंने अलग अलग कई जगहों पर बताया, उसके लक्षणों को उन्होंने, उसके टाइम पीरियड को, इन सब चीजों को उन्होंने अलग अलग बताया। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो हिंदी साहित्य का आदिकाल है, आदि मीन्स ये तो आपको पता ही चल गया कि आदि मीन्स जो सबसे शुरू का हो, इसी को वीरगाथा काल कहा गया है। जब हम यहाँ पर टाइम विभाजन देखेंगे तो वहां पर हम इस चीज को भी पढ़ेंगे। वीरगाथा काल कहा गया, इसी को कुछ लोगों ने चारण काल कहा। चारण कौन है? चारण कौन है? चारण भी आपके जैसे चारण, भाट, अभी ये अलग अलग, मैंने कहा ना कई साधनाएं यहाँ पर प्रचलित थी।
तो चारण काल भी इसे कहा किसी किसी ने, इसे किसी किसी ने कहा सिद्ध सामंत काल, क्योंकि उस समय पर जो सिद्ध नाथों की साधना प्रसिद्ध थी तो उनके आधार पर भी इसका नाम रख दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने यही लिखा है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल जिसे वीर गाथा काल भी कहा गया। वीर गाथा इसलिए कहा गया क्योंकि उस समय वीर रस की बड़ी अधिकता थी और वीर गाथात्मक कविताओं का, काव्यों का रचना यहाँ पर होता था। यहाँ पर चारण काल इसलिए कहा गया क्योंकि चारणों की जो भाट, चारण आदि साधनाएं यहाँ पर, आदि लोग यहाँ पर प्रचार प्रसार कर रहे थे, उनका काव्य हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलता है। सिद्ध सामंत काल क्यों कहा गया? क्योंकि मैंने उस दिन बताया कि यहाँ पर जो बुद्ध हैं, बुद्ध के तीन बताया, दो बताया कि हीनयान, महायान, एक और बन गया वज्रयान, तो उसी का यहाँ पर आ गया आपका सिद्ध वाला। बीज वपन काल, वीर काल आणि अनेक संज्ञाओं से, आदि अनेक संज्ञाओं से इसको यहाँ पर विभूषित किया गया, यानी कि इसके लिए इतनी सारी संज्ञाएं दे दी, इतने सारे नाम दे दिए। संज्ञा मीन्स नाम, ठीक है, इतने सारे नाम दे दिए, पर इतने सारे नाम दे दिए। चारण नहीं पता आपको? चारण बचे मुस्कान। चारण एक प्रकार की जाति होती है, ठीक है, चारण क्या होती है? एक प्रकार की जाति होती है, ठीक है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर जो सिद्ध, नाथ ये कम्युनिटी थी, वैसे चारण, भाट आदि बहुत सारी कम्युनिटीज यहाँ पर थी। कह रहे कि हिंदी का सबसे ज्यादा डिस्प्यूटिंग यही रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा विवादास्पद यही रहा है। और विवादास्पद क्यों रहा? क्योंकि इसके बाद तो जैसे जैसे प्रवृत्तियां बदलती गई वैसे वैसे चीजें सामने आती गई। विवादास्पद रहने का इसका कारण यही है क्योंकि ये सबसे शुरू का था, और सबसे शुरू का था तो सबने अपना अपना दिमाग लगाना शुरू करा, ठीक है। इस काल में एक तरफ संस्कृत के ऐसे बड़े बड़े कवि उत्पन्न हुए जिनकी रचनाएं संस्कृत काव्य परंपरा की चरम सीमा पर पहुंच गई। दूसरी तरफ इसमें कौन आए? अपभ्रंश के कवि आए। मैंने कहा था आपको कि इस काल में आपको संस्कृत के भी रचनाएं मिलेंगी, अपभ्रंश के भी मिलेंगे, और अपभ्रंश अपनी केचुली छोड़ते हुए हिंदी में भी यहाँ पर रचनाएं करेंगे। तो यानी कि ऐसे ऐसे कवि उत्पन्न हो गए जो अत्यंत सरल सहज भाषा में, अत्यंत संक्षिप्त शब्दों में अपने मार्मिक भाव प्रकट कर रहे थे, ठीक है। यानी कि अपभ्रंश भी है और यहाँ पर क्या है? संस्कृत काव्य परंपरा भी है, और यहाँ पर आपकी अपभ्रंश को छोड़ते हुए हिंदी भी आ जाएगी। अपने मार्मिक भाव प्रकट कर रहे थे। ऐसे ऐसे बड़े कवि जो अपने क्लाइमेक्स पर पहुंच गए थे संस्कृत के, वो भी हमारे आदिकाल में आते हैं। तो कई बार यहाँ पर यह देखा जाता है कि जैसे हम कुछ कालों का जो कुछ समय है या काल है, उनके नामों को अगर हम रखने जाएं तो कई बार हम उनके नामों को उनकी भाषाओं के आधार पर रख देते थे। संध्या एक भाषा हुआ करती थी, जो सिद्ध थे वो संध्या भाषा में करते थे, ठीक है। तो कई बार हम कालों के नामकरण को भाषाओं के आधार पर भी कर देते, परंतु यहाँ पर तो तमाम चीजें क्लाइमेक्स पे चढ़ गई है संस्कृत। यहीं पर अपभ्रंश में भी रचनाएं हो रही हैं, पुरानी हिंदी में भी, सॉरी, जो बिगड़ी हुई स्वरूप है हिंदी के उसको अपभ्रंश कहा गया, ठीक है। एक और सिद्धनाथ और जैन साहित्य का निर्माण हुआ, जैसे धर्माश्रय प्राप्त होने के कारण वह फलता फूलता रहा। इस लाइन का क्या मतलब है? यहाँ पर सिद्धनाथ और जैन साहित्य पले, और जिनको धर्माश्रम यानी कि जिन धर्मों के आश्रय मिलने के कारण, धर्मों को आश्रय कौन देता है? धर्मों को आश्रय देता है राज्य। जैसे आपने नाम सुना कि भाई बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाले फला 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 राज्य, राजा। तो यानी कि इनको धर्मों को इनके संरक्षण मिल गया, धर्मों को संरक्षण मिला, यानी कि इनको सुरक्षा मिल गई। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? इसलिए ये बहुत ज्यादा फल फूल गए। ये चीज आपने समझा। अब दूसरी ओर राजस्थान के थे चारण कवि। कौन थे? राजस्थान के व्यक्ति थे जिनको चारण कवि कहा गया, यानी कि एक कम्युनिटी थी। इन्होंने चरित काव्य, चारण है तो चरित काव्य रच रहे हैं, जिन्हें राजाश्रय मिलने के कारण वह प्रशंसा का विषय बन गए। यानी कि राजस्थान में भी तमाम राजा थे। वीरकाल के बाद किया है, वीरकाल के बाद क्या है? वीरगाथा काल, यही तो है। संगीता जी 2:06 से हुई है, 1:30 का इवेंट बना था। आई वॉज इन मीटिंग, ठीक है। थोड़ा सा मैंने आज बोला है कि भाई मेरी क्लासेस के समय पर ये सब थोड़ा सा अब अवॉइड हम करेंगे। 1:30 से 3 आपकी क्लास होगी कल से, और इस बार सैटरडे में भी क्लास लेंगे, और जहां तक है संडे में भी हम क्लास लेंगे। बड़े लेट ले, यानी कि शाम को लेंगे, पर संडे में भी आपकी क्लास होगी, ठीक है। दूसरी ओर चारण कवियों द्वारा चरित काव्य भी रचे गए, जिन्हें राजाश्रय मिलने के कारण वह भी प्रशंसा का विषय बन गए। यानी कि यहाँ पर प्रशंसा का विषय बनने का मतलब होता है कि जब भी किसी को, मान लिया अभी देश की सरकारें
आकर के किसी एक कवि को, किसी एक रचनाकार को अगर प्रशंसा कर दे तो वो क्या हो जाती है, पॉपुलर हो जाती है। तो वैसे ही है, जिस भी राजा का संरक्षण किसी भी रचना आदि को अगर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएंगी, वो प्रशंसा का विषय बन जाएंगी। परंतु इस काल में इन दोनों काव्य धाराओं से भिन्न लोक साहित्य की रचना हुई। लोक साहित्य किसको कहा जाता है? लोक साहित्य का मतलब होता है, लोक साहित्य लिख लीजिए इस चीज को, लोक साहित्य यानी कि साधारण जनमानस के लिए लिखा गया साहित्य। जो जनता थी, साधारण जनता, ठीक है, जो साधारण जनता थी, उस साधारण, हाँ ये कौन है हमारे यहाँ पर, मुस्कान जी। मुस्कान जी, दरअसल मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीम को लेकर वो थोड़ी अलग है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें मेरी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एग्जामपुर के प्रति, है ना, वो अलग है बाकी टीचर्स को कोई परेशानी नहीं इसीलिए नहीं होती है ना। तो बहुत सारी ऐसी डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आप लोगों के लिए आगामी चीजों में आती है, तो इसलिए थोड़ा सा ठीक है। आप लोगों का गुस्सा जायज है विशाल जी, मैंने कहा ना आपको, मैं क्या बताती हूँगी, मैं यही बताती हूँ। खैर कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा शर्मिंदा कम करें मुझे, है ना, क्योंकि अब तो हो गया ना, कल से इन चीजों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और मैंने इस चीज के लिए स्ट्रिक्टली मना किया है कि मेरी 1:30 से 3 क्लास होती है। ओके चलिए, क्लास करें या आप लोगों की बातें सुनूं मैं थोड़ी देर खड़े होके, क्या करें बताइए। मैं समझ रही हूँ आप लोगों की परेशानी क्या है और आप लोग क्यों ही उस चीज को बेयर करोगे, है ना। तो कई बार आपको उसका भाग बनना पड़ता है, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। और कल से इन चीजों को कंप्लीटली अवॉइड किया जाएगा। 1:30 से 3 आपके लिए है, जस्ट डोंट वरी, राइट। ओके ठीक है, चलें आगे या नहीं? नहीं ले रहे हैं अभिषेक जी। ये जो आप सबकी इतनी सारे सवाल होते हैं, इन्हीं के लिए चीजें करनी पड़ती हैं, है ना। शुरू करें? ओके, माफी चाहती हूँ आप सभी छात्रों से जिनको वेट करना पड़ा और जिनको तकलीफ हुई, ठीक है। हाँ जी, तो जो लोक साहित्य होता है, लोक साहित्य का मतलब होता है आप जिस भाषा में समझते हो उस चीजों को, आपके लिए साहित्य रचा गया। जैसे नागार्जुन को लोक कवि कहा जाता है। जब अभी एक लड़की काफी ज्यादा चर्चा में थी यूपी में, काबा, उसे क्या कहा जाता है? उसे जन कवि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ऐसे लोगों को जन कवि? क्योंकि जो जनों के मुद्दे उठाते हैं, जो आम जनता के मुद्दों को उठाते हैं, उनको जन कवि कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर है, वह लोकाश्रित होने से सुरक्षित ना रह सका, क्योंकि ये जो लोक साहित्य था, ये किसी, अब लोक साहित्य को सरकारें क्यों प्रमोट करेंगी? लोक साहित्य को ये राज्य क्यों संरक्षण देंगे? राजा क्यों संरक्षण देंगे इस लोक साहित्य को, बताइए, ठीक है। ठीक है, तो इस लोक साहित्य को इसलिए संरक्षण नहीं देंगे क्योंकि उनकी बुराई की बातें हो रही हैं। किसकी बातें हो रही हैं? उनकी अपमानजनक बातें हो। यूपी में काबा, चारों तरफ नदी में वो निकल रहे हैं शव कोरोना के बाद, तो उस साहित्य को या उस कवि को कोई भी राज्य सरकारें संरक्षण देगी? नहीं देगी। तो ऐसे जो लोकाश्रित हुए, यानी कि लोगों के आश्रित हो गए ये वाले साहित्य, इसलिए सुरक्षित नहीं रह सके। अनेक कारणों से ये साहित्य लुप्त सा हो गया। उससे इतना अवश्य ज्ञात होता है कि आदिकाल में लोक साहित्य भी
लोक प्रचलित रहा, लोक साहित्य भी यहाँ पर था। बस ये चीज इससे सिद्ध हो पाई। उपयुक्त आदिकालीन सभी साहित्य की प्रवृत्तियां, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसकी क्या प्रवृत्तियां रही थी, उसकी क्या प्रवृत्तियां रही थी। ओके, जितने बच्चों को पीडीएफ से समझ नहीं आ रहा उनके लिए बोर्ड पर ही क्लास होगी कल से। ओके, ठीक है, परेशान मत हुआ करो आप लोग ना एक दो दिन की चीजों से। अभी पीडीएफ से समझ नहीं आ रहा, पर पीडीएफ से ज्यादा चीजें डिलीवर हो सकती हैं, तो इट्स अ काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, हम तो उसी को कहेंगे ना, है ना जी। चलिए आगे आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर इसको देखिए आप, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आदिकालीन साहित्य में अगर हम धर्म के आधार पर, ये वाला तो चीज तो क्लियर होगा, आएगा ना इससे समझ। अगर हम धार्मिक के अकॉर्डिंग इसको क्लैरिफाई करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे सिद्ध, नाथ और जैन धर्मों के आधार पर, इन तीन आधारों पर हिंदी साहित्य के वीर गाथा काल को बांटा गया है। सिद्ध, नाथ और जैन, तीन टाइप का। अगर लौकिक साहित्य की बात करें, यहां पर इसे बहुत ध्यान संगीता जी और जितने भी स्टूडेंट्स हुआ सेइंग की पीपीटी से नहीं पढ़ाना है, अभी लगी हुई है पीपीटी, प्लीज सी ऑन द ग्राफ। ओके, ये बोर्ड पे ही पढ़ाई जाएंगी चीजें, आपको पूरा पेपर बोर्ड पे ही पढ़ा रही हूं मैं इतने सालों से, ठीक है, तो परेशान मत होइए। ढोला मारा मारू रे दुहा, ये क्या है? ये लोक जीवन की भाषा है, ठीक है, ये क्या है? ये लोक जीवन की भाषा है। ओके, बीसल देव रासो, इसका एक यहां पर क्या है? बीसल देव रासो लौकिक साहित्य का प्रकार है। वसंत विलास, राउल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, खुसरो का काव्य और विद्यापति की पदावली, ये सब लौकिक साहित्य के प्रकार हैं। ये सब क्या है? लौकिक साहित्य के प्रकार है। और अगर हम बात करें इधर धार्मिक साहित्य की, तो जैन, नाथ और सिद्ध उसमें आते हैं। और अगर रासो साहित्य की बात करें तो उसके अंदर खुमान, परमाल, हमीर, विजयपाल, बीसलदेव और पृथ्वीराज रासो, ये यहाँ पर आपके किसके लिए आते हैं? ये आते हैं रासो साहित्य। इसी रासो साहित्य में वीर धारा, वीर जो काव्यात्मकता है, वीर रस की जो कविताएं हैं, वीर रस यानी कि जब आपके अंदर एक प्रकार की बहादुरता भर दे, वीरता का संचार कर दे, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है वीर रस। यही वीर रस आपका कहां पर है? यही वीर रस इन खुमान रासो, परमाल रासो और हमीर रासो में देखा जाता है। वीरता का भाव यहां पर आप देख सकते हैं। इन रासो ग्रंथ में वीर रस का संचार हो रहा है, ठीक है, वीर रस का संचार हो रहा है इनमें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिद्ध साहित्य, जो हमने अभी पढ़ा था सिद्ध साहित्य की पिछली क्लास में। तो ये सिद्ध साहित्य भारतीय साधना के इतिहास में 8वीं शती में सिद्धों की सत्ता देखी जा सकती है। सिद्ध परंपरा का जन्म कहां पर हुआ? बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में क्यों हुआ सिद्ध का? बौद्ध धर्म क्यों जन्मा? तो बौद्ध धर्म जन्मा था किसके खिलाफ? बौद्ध धर्म जन्मा था वर्णाश्रम के खिलाफ। किसके? वर्णाश्रम के विरुद्ध बौद्ध धर्म का जन्म होता है। किसके विरुद्ध होता है? वर्णाश्रम के विरुद्ध इस बौद्ध धर्म का ठीक है। बौद्ध धर्म का जो विकास हुआ वो क्यों हुआ? क्योंकि वर्णाश्रम के खिलाफ थी हमारी जो चीजें थी। किसके खिलाफ थी? वर्णाश्रम के।
ठीक है। और वर्णाश्रम पद्धति के खिलाफ काफी सारी चीजें यहाँ पर चल रही थी, जिनको आधार बनाते हुए इसको यहाँ पर रचा गया, है ना। हाँ जी, तो यहाँ पर इसके विरुद्ध बौद्ध धर्म आता है, इसी के विरुद्ध जैन धर्म भी आता है। तो क्योंकि धर्मों में विकृति थी, धर्मों में विकृति को खत्म करने हेतु ये आते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि क्योंकि घोर विकृतियां थी, उनके फलस्वरूप यहाँ पर माना जाता है बुद्ध का निर्वाण हो गया। उनके निर्वाण के लगभग 45 साल तक बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का खूब प्रचार हुआ। इस धर्म की विजय दुंदुभी देश तथा विदेशों में बसती रही। विजय दुंदुभी यानी कि ये बहुत ज्यादा क्या हुए, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होने वाले चीजें यहाँ पर ये समझी जाती हैं, ठीक है। तो ये देश विदेशों तक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए, जैसा कि मैंने ऑलरेडी भी आपको बताया है कि ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होने वाले धर्मों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कि बौद्ध धर्म का उदय क्यों हुआ था, तो वैदिक कर्मकांडों की जो जटिलता थी, वैदिक कर्मकांडों की जटिलता से मुक्ति पाने के लिए, और दूसरी बात अगर हम यहाँ पर कहें कि उन जटिलताओं को पाने के लिए साथ ही साथ जितनी भी चीजें उसमें गलत तरीके से दिखाई जा रही थी, क्योंकि भाई वहां पर क्या था, हिंसा भी होती थी। कैसे होती थी हिंसा, यज्ञ किए जाते थे, उन यज्ञों में क्या किया जाता था, बलियां दी जाती थी। क्या किया जाता था, बलियां दी जाती थी। तो इस बलि आदि चीजों को खत्म करने के लिए यहाँ पर एक ऐसे रैशनल तार्किक धर्म का उद्भव होता है, जिसको हम यहाँ पर बौद्ध धर्म की संज्ञा देते हैं, ठीक है, जिसको हम यहाँ पर बौद्ध धर्म की संज्ञा देते हैं। यह धर्म सहानुभूति और सदाचार, तो जिस प्रकार का धर्म है, यानी कि सहानुभूति और सदाचार वाला जो धर्म है, जिस प्रकार का धर्म है वैसा ही उसमें साहित्य भी रचा जाएगा, और इन मूल तत्वों पर आधारित था। परंतु आगे चलकर इस धर्म के अनुयायियों ने कतिपय सैद्धांतिक, यानी कि सैद्धांतिक का मतलब जब वो क्या बन गए, जब वो हीनयान हो गए, तो उन सिद्धांतों पर काम कर रहे हैं। साधनात्मक प्रश्नों को लेकर के मतभेद आरंभ हो गया। जैसे हमने बताया कि क्या हो गया, यहाँ पर हीनयान और महायान हो गया। किसी ने कहा कि इस प्रकार से साधना करो, किसी ने कहा उस प्रकार से साधना करो। तो हीनयान और महायान में जब ये बट गए, महायान बड़े रथों के आरोही थे, ठीक है। ईसा की प्रथम शताब्दी में बौद्ध महायान और हीनयान दो भागों में बट गया। महायान कौन थे, बड़े रथों को चलाने वाले थे, और हीनयान छोटे रथों को चलाने वाले थे। महायान में व्यवहारिकता का प्राधान्य रहा, जबकि हीनयान में सिद्धांत पक्ष का, किसका, सैद्धांतिक पक्षों का यहाँ पर, ठीक है, किसका रहा, सैद्धांतिक पक्षों का यहाँ पर एक बड़ा बोलबाला यहाँ पर रहता है, ठीक है जी। ये तो किसकी बात हो गई आपकी, ये बात हो गई यहाँ पर हीनयान और महायान धर्म के दोनों इनकी महारथियों की, ठीक है जी। अब इसमें महायानी किसकी बात करते हैं, महायानी लोक निर्वाण के समर्थक थे, और लोक निर्वाण यानी कि जब सारी जनता निर्वाण की प्राप्ति कर ले, ठीक है। दूसरी बात, हीनयान किसके थे, व्यक्तिगत साधना के, जो मैंने उस दिन आपके साथ शेयर करी थी कि एक प्रकार की ऐसी साधना होती है जिस साधना के आधार पर आप लोग अपने अंदर की चीजों को देख पाते हैं, यानी कि एक व्यक्तिगत साधना को यहाँ पर हमने बताया था आपके सामने, ठीक है। तो उस व्यक्तिगत साधना का कौन था, यहाँ पर दोनों के दोनों पक्षों को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन किसकी बात कर रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट बात आ जाती है कि अपने अपने रथों में, यहाँ पर ये जो रथ वगैरह कहा हुआ है ना, ये सिंबॉलिक है एक तरीके से। क्या है? सिंबॉलिक है। रथ में ऊंचे नीचे छोटे बड़े गृहस्थी सन्यासी सबको बिठाकर निर्वाण तक पहुंचाने का दावा करते थे। कौन? महायान वाले। वो कहते थे हम छोटे बड़े सभी लोगों को बिठा करके निर्वाण तक यानी मृत्यु तक। और मृत्यु कब होती है? मृत्यु होती है आप लोगों की, मतलब इन लोगों की, जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है। हीनयान केवल विरक्त थे। विरक्त का मतलब होता है वैराग्य, यानी कि वो वैराग्य से प्राप्ति कर लेते थे और सन्यासियों को आश्रय देते थे। यानी कि हीनयान ब्रांच जो थी केवल सन्यासियों को ही अंदर रखेगी, उन्हीं को वैराग्य प्राप्त कराएगी। और वैराग्य किस तरीके का? आप मेकअप मत करो, आप कुछ मतलब बहुत ज्यादा खाओ मत, जो भिक्षा मिले उसी को खाओ, बैठ करके पूरा दिन साधना करो। इनका जीवन सरल था, किंतु महायानियों ने मठों और विहारों के निर्माण पर जोर दिया। महायानी कौन थे? आवाज आ रही होगी? सर इसमें तो है सेल, उसमें नहीं है क्या? देखना एक बार। बच्चे कह रहे आवाज नहीं आ रही। है भाई, सेल है हमारे इसमें तो भाई, देखो तुम लोग। आ तो रही आवाज, काहे को तुम माइक बना बना के भेज रहे हो? आवाज तो आ रही है ना इसमें। आ तो रही आवाज, क्यों परेशान हो? किंतु महायानियों ने मठों और विहारों के निर्माण पर जोर दिया। देखो मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगी आज। ठीक है, आपकी क्लास तो 1.5 से 3 ही हो जाएगी, वो कोई इशू नहीं है। आप लोग थोड़ा सा खुद से भी पढ़ने का प्रयास किया करें। सबसे पहली बात, जो बेसिक शब्दावली है वो भी आपको क्लियर नहीं है ना। दूसरी बात यहाँ पर हो जाती है आपके लिए कि आप पीपीटी से पढ़ेंगे, बोर्ड से पढ़ेंगे, ये नोट्स नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये सारी चीजें, मेरा कमेंट नहीं पढ़ा, मुझे इग्नोर कर दिया, ये सब क्या है? मैं यहाँ पे आपको इग्नोर करने नहीं आती हूँ। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर किसी को जवाब देने नहीं आ रही हूँ। ओके, मुझे कोई किसी की बात से अच्छा बुरा कुछ नहीं लगता है। आई एम वेरी न्यूट्रल, मैं तटस्थ हूँ। ठीक है, आपकी क्लास 1.5 से 3 हो जाएगी, उसके बाद में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, आपकी पीडीएफ भी लग जाएगी, उसके बाद में आपको खुद भी पढ़ाई करनी है, बड़े होना है हमें। ठीक है, छोटे नहीं रहना है। तो थोड़ा सा बात कम किया करो इधर कमेंट बॉक्स में, बहुत इरिटेटिंग लगता है। सीरियसली कभी खड़े होकर देखना, बहुत इरिटेटिंग लगता है। वैराग्य का मतलब होता है कि जब हम हर एक चीज से क्या ले लें? वैराग्य ले लें। और ये क्या पूछ रहे हैं आप? बीजायमान है राजा, व्हाट आर यू सेइंग, मतलब व्हाट डू यू वांट टू से? वीरकाल के बाद क्या लिखा है? अभी वीरकाल कहाँ लिखा है? वीरकाल इस पीपीटी में। प्लीज फोकस ऑन द स्टडी, डोंट इरिटेट मी। 12 बजे से अभी आजरा नहीं हो पाएगा, अगले महीने से हो जाएगा, जब हमारी सार्थक की क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, तब हो जाएगा 12 बजे से। इनका जीवन सरल था, किंतु महायानियों ने मठों और विहारों के निर्माण पर जोर दिया। यानी कि मठों और विहार क्या होते हैं? ये देखिए, मठ और विहार दो चीजें होती हैं। मठ वगैरह कहते हैं जहाँ पूजा होती है, पूजा स्थल। इसे बौद्ध की भाषा में अगर हम देखें तो इन्हें चैत्य कहा जाता है, चैत्य। ठीक है, और विहार क्या होते हैं? जो रहने के स्थान होते हैं, रहने, क्योंकि कुछ गृहस्थ लोग भी होते हैं। ठीक है, तो इनके बनाने पर किसने विश्वास दिया? इनके बनाने पर जो हमारे पास में यहाँ पर महायानी है उन्होंने ज्यादा, क्योंकि महायानी ज्यादातर पूजा पाठ में विश्वास करते थे। इन्होंने बुद्ध की मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया था। बुद्ध की मूर्तियां, तो बुद्ध की मूर्तियां बनाई तो उनको कहां पर रखेंगे? मंदिरों में ही रखेंगे एक तरीके से। ठीक है, उसने स्त्रियों एवं गृहस्थों के लिए मोक्ष का द्वार खोल दिया। यानी कि महायान यहाँ पर स्त्रियों बच्चों सबको ले रहे हैं। हीनयान सिर्फ कह रहे हैं व्यक्तिगत साधना पर ध्यान दो, और जो सन्यासी है वही आए। बाकी औरतें वगैरह डिसअपॉइंट कर रही है, वहां पर डिस्ट्रैक्ट कर रही है एक तरीके से। मोक्ष का द्वार इनके लिए खोल दिया, इसी कारण अधिक से अधिक लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे। स्वर्ण और सुंदरी के योग से उसमें भ्रष्टाचार का प्रवेश हो गया। ठीक है, स्वर्ण और सुंदरी, जहां भी औरतें जो है, ऐसी धारणा है कि औरतें जहां पर जाएंगी वो डिस्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है,
तो इस तरीके से वहां पर भी करप्शन आने लगा, जादू टोना आ गया और मंत्रांचरण बढ़ने लगा, यानी कि जादू टोना, भूत प्रेत, ये सारी चीजें। मंत्रों के इस महत्व और प्रचार के कारण महायान यंत्रयान में बदल गया। किसमें? यंत्रयान में। इसी के बाद में एक नई शाखा उत्पन्न होगी, वज्रयान। ठीक है, इसी के बाद में यहाँ पर क्या होगा, 7वीं शताब्दी के आसपास मंत्रयान से एक अन्य उपयान निकला जिसे वज्रयान कहा। यही मैं बता रही थी आपको, जिसे क्या कहा, वज्रयान कहा जाता है। और इसी वज्रयान से यहाँ पर है आपका सिद्धों की साधना, जो जादू टोना मंत्र आदि में विश्वास रखता है। ठीक है, यहां पर देखेंगे आप कंचन कामिनी। कंचन कामिनी यानी कि सोना और महिलाएं। सोना मतलब गोल्ड, कंचन और कामिनी कहा जाता है लड़की को। योग से मंत्रायान की लोकप्रियता बढ़ चुकी थी, मतलब मंत्रायान लोकप्रिय हो गया। क्यों हो गया लोकप्रिय? इसलिए हो गया क्योंकि भाई वहां पर सोने की यानी कि गोल्ड की, लड़कियों की, इन सब की बातें हो रही हैं और ये सब आ भी रही हैं चीजें धीरे धीरे। काम परक भावनाओं यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी, फीलिंग्स, सैद्धांतिक और दार्शनिक रूप देने की इनको चेष्टा करी गई। वज्रयान पंचमकारों में बंध गया। पंचमकार यानी कि 5 विकार। वज्रयान के अंदर 5 विकार, 5 नेगेटिव थिंग्स आ गई। मंत्र आ गया, मद यानी कि शराब आ गई, मैथुन यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी आ गई, मांस आ गया, मीट आ गया, और मुद्रा मतलब अनेकों प्रकार की मुद्राएं, अनेकों प्रकार के मंत्र, अनेकों प्रकार की जो है अनेकों प्रकार की मुद्राएं आदि, अनेकों प्रकार की चीजें, 5 विकारों में हमारा वज्रयान बढ़ गया। इस प्रकार वज्रयान में यौन संबंधों की स्वच्छंदता को बढ़ावा दिया गया। ये कहा गया कि तुम यौन संबंध बनाओ, तुम फिजिकल एक्टिविटी करो किसी के भी साथ, स्वच्छंदता इसी को कहा जाता है। समाज पर इसका दूषित प्रभाव पड़ा। इस तरह बौद्ध धर्म महायान, यंत्रयान, वज्रयान आदि में विभक्त होता हुआ क्रमशः पतनों उन्मुखी यानी कि पतन की ओर उन्मुख हो गया। पतन की ओर उन्मुख हो गया। हाँ ठीक है, ठीक है आजरा, कल से वही चीजें होंगी जो पहले होती थी। तंत्रों मंत्रों के द्वारा सिद्धि चाहने वाला सिद्ध कहलाने लगा। यानी कि मैं कौन हूं? नेहा, दुंदुबी का मतलब होता है कि बहुत ही पराकाष्ठा पर कोई चीज चली गई है। ठीक है, कि उसकी तो दुंदुबी बजी हुई है, यानी कि बहुत ही ज्यादा जानी मानी चीज है। तंत्र और मंत्रों के द्वारा जो व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त कर लेता था उसको सिद्ध कहा गया। क्या कहा गया? उसको सिद्ध कहा गया। ठीक है, ये सिद्ध वज्रयानी अथवा सहजयानी ही थे। वज्रयानी सिद्धों ने अपने मत प्रचार के लिए जो साहित्य लिखा वह आदिकालीन सिद्ध साहित्य कहलाता है। समझ आई? यानी कि इन सिद्धों ने, सिद्धों कौन? सिद्धों यही लोग हैं जो तंत्र मंत्र वाली विद्या से बने हैं। दूसरी बात, इन्होंने अपना जो भी साहित्य, जो भी लिटरेचर लिखा, इसी लिटरेचर को सिद्ध साहित्य कहा गया। सिद्धों की संख्या 84 जो मैंने कल बताई थी। इनमें से 23 सिद्धों की रचनाएं उपलब्ध होती हैं। प्रत्येक सिद्ध के पीछे एक शब्द खड़ा हुआ है, या सॉरी पा है ये।
प्रत्येक सिद्ध के पीछे एक शब्द लगा हुआ है जिसे पा कहते हैं, पा। जैसे सरहप्पा, मैंने बताया ना, सरहप्पा, सरहप्पा को पहला सिद्ध कवि माना गया। उनका देहाकोश ग्रंथ विख्यात है। इनके अलावा शबरिया, ला, डोबे, कड़प, कोपुरपा, मुंडी, शांतिपा, वापाणा, ये बहुत सारे ऐसे सिद्ध कवि हुए। हमें इनसे कोई मतलब नहीं है ज्यादा, सरहप्पा का नाम याद रख लेना। आदिकालीन सिद्ध साहित्य को समृद्ध बनाने में इन्होंने अपना योगदान दिया है। इन सिद्धों ने ग्रस्त जीवन पर भी बल दिया, यानी कि ये ऐसे सिद्ध थे जो शादी विवाह भी कर लेते थे। अभी बताया ना, खूब कोई इन्हें वो नहीं थी परेशानी। जैसे सन्यासी जो होते थे अब तक के बौद्ध धर्म के, वो ब्रह्मचारी रहते थे, यहाँ पर इन्हें कोई ऐसी तकलीफ नहीं। स्त्री का सेवन करते थे, संसार रूप विषय से बचने के लिए था। जीवन के स्वाभाविक भोगों में प्रवृत्ति के कारण सिद्ध साहित्य में भोग में निर्वाण की भावना मिलती थी। जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्तियों में विश्वास के कारण इन सिद्धों का सिद्धांत पक्ष सहज मार्ग कहलाया। क्यों कहलाया? मैंने बताया कि ये क्या था, ये था सहज मार्गी। सहज मार्गी का मतलब होता है कि तुम अपनी लाइफ में, तुम मतलब अपने जीवन में एकदम कंफर्टेबल होके जियो, अपने जीवन में सहज होकर जियो। ठीक है, कैसे जियो? सहज होकर के। जो भी चीजें आए पीडीएफ मिल जाएगी। सहज होकर के जियो। तुम्हें मन है शादी करने का, शादी करो। शादी करके अपनी पत्नी के साथ संतुष्ट नहीं, दूसरे की पत्नी ले आओ। दूसरे की पत्नी नहीं, किसी कुंवारी लड़की। बच्चे पैदा करने हैं, नहीं करने हैं, वो सब तुम्हारे ऊपर है। यानी कि सहज कंफर्टेबल जीवन जियो, उसमें बिलीव करते थे, इसीलिए इसको सहज मार्गी भी कहा जाता है। ठीक है, सहज मार्गी भी इसीलिए इनको कहा जाता है। सिद्ध प्राय अशिक्षित और हीन जाति से संबंधित होते थे। मतलब जो सिद्ध हमारे पास में है वो ज्यादातर पढ़े लिखे नहीं थे। अतः उनकी साधना की साधनभूत मुद्राएं क्या थी? कापाली, डोम्बी, ये सब निम्न जाति की थी। साधनभूत मुद्राएं भी क्या थी? निम्न जाति की थी। नायिकाएं भी उनकी निम्न जाति की थी, क्योंकि जो ये नायिकाएं थी, जो ये हीरोइन थी, एक्ट्रेस थी, जो भी उनकी साथ में लड़कियां थी, वो सब इजीली अवेलेबल हो जाती थी। उन्होंने धर्म और आध्यात्म की आड़ में जनजीवन के साथ विडंबना करते नारी का उपभोग किया। यानी कि एक तरीके से नारी को उन्होंने उपभोग की वस्तु माना और उपभोग करते हुए वे अपने आप को ऊपर बढ़ाते चले। यहां पर आप देखेंगे उनके कमल और कलिश योनि और शिव के प्रतीक मात्र थे। यहां पर बताया यह जा रहा है कि जो भी नारी एवं पुरुष के अंग होते हैं, जिस अंग से प्रकृति में उत्पादकता आती है, वो यहां पर इनके प्रतीक थे। वो यहां पर क्या थे? इनके प्रतीक थे। हम यहां पर देख सकते हैं कि सिद्धों ने सरल या सहज जीवन पर जोर दिया। बहुत ही सरल और सहज कंफर्टेबल जीवन पर वो जोर देते थे। समस्त बाह्य अनुष्ठानों एवं शट दर्शन का विरोध करते थे कि हमें कोई भी ऐसा अनुष्ठान नहीं करना, कोई भी ऐसे दर्शन हमें नहीं पढ़ने, क्योंकि ये किस पर बात कर रहे हैं? ये बिल्कुल सहजता पर बात कर रहे हैं, और अगर दर्शन आदि पढ़ेंगे तो बहुत क्लिष्ट हो जाएंगी चीजें। उन पर ये बात करते थे। पुस्तकीय ज्ञान से ब्रह्म साक्षात्कार में संदेह व्यक्त है। शरीर को समस्त साधनाओं का केंद्र और पवित्र तीर्थ बताया इन्होंने। आत्मा परमात्मा की एकता में विश्वास किया कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। उन दोनों की एकताओं में इन्होंने विश्वास किया। सामंजस्य भाव और महासुख की चर्चा की। पाप पुण्य दोनों का बंधन का कारण बताया। पाप और पुण्य। सिद्ध साहित्य का मूल्यांकन करते हुए डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं कि सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में बहुत अधिक है कि उससे हमारे साहित्य के आदि रूप की सामग्री प्रमाणिक ढंग से प्राप्त हुई। चारणकालीन साहित्य तो केवल मात्र तत्कालीन राजनीतिक जीवन की प्रतिछाया है।
यह सिद्ध साहित्य शताब्दियों से आने वाली धार्मिक और सांस्कृतिक विचारधारा का स्पष्ट रूप है। यानी कि रामकुमार वर्मा कहते हैं कि सिद्ध साहित्य हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, वह इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसने एकदम हमें ऑथेंटिक साहित्य दे दिया। अगर वह नहीं होता तो हमारे पास जो ये चारण उरण काल है, ये तो खाली राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक बातें बता रहे हैं। तो हमारे पास में जो सिद्ध साहित्य हमें प्राप्त हुआ वह बहुत ही ज्यादा प्रामाणिक और ऑथेंटिक है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कल 1:30 बजे से लेंगे हम क्लास। ठीक है, सैटरडे भी होगी, संडे भी होगी, और जूम मीटिंग होगी बहुत जल्दी आपकी, परसों होगी जूम मीटिंग या कल होगी। ठीक है, कल होगी आप लोग की जूम मीटिंग। ठीक, तो कल नहीं परसों होगी, परसों सुबह में रखते हैं आपकी जूम मीटिंग, यानी कि 23, 24, आज फ्राइडे है, 24 या 25 में रखते हैं जूम मीटिंग आपकी। डन। ठीक है जी, ओके। आज बहुत सारी शिकायतें हैं, कर लीजिए अभी। आज कल की क्लास का टारगेट भी पूरा हो गया। नींद आ रही है, बहुत अच्छे। और बताएं, नींद सही से लिखो। राजा हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हो, नींद आ रही है, क्या है ये? नींद लिखो, ना पे बड़ी ई की मात्रा और अंक की बिंदु पर। ठीक है, और कल हम सैटरडे भी पढ़ेंगे, परसों भी पढ़ेंगे, संडे भी हमारी क्लास है, शाम में रख लेंगे क्लास को, शाम में। ओके, स्लाइड 2 में क्या लिखा था? बीच। थैंक यू रोहित कुशवाहा जी, बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, तो मिलते हैं कल की क्लास में 1:30 बजे।